आपसे सबसे पहले तो सवाल यही लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि सीट बंटवारे में एनडीए ने जिस तरह से बात चल रही थी कि जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी जो सीटें हैं वो किसी और को मिल गई है, खास करके एलजेपीआर की जब हम बात करें तो जेडीयू की परंपरागत सीट भी एलजेपीआर के खाते में चली गई थी। तो क्या लग रहा है इसका असर इस बार दूसरे चरण के चुनाव में, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए मैत्री, एक बात तो बहुत साफ है कि एलजेपीआर के परफॉर्मेंस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, और ये सिर्फ एलजेपीआर की का ही परफॉर्मेंस नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कैसा परफॉर्म करती है उस पर भी नजरें सबकी टिकी हुई है। ये बात इसलिए ज्यादा सामने आना शुरू हुआ क्योंकि कहा यह जाने लगा कि पहले चरण के कुछ सीटों पर एलजेपीआर के उम्मीदवार लड़ाई में नहीं थे। इस तरह का दावा लगातार कई पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई रिपोर्ट्स और कई जर्नलिस्ट की बातों में दिखने लगा। अब सोचिए, अगर मनेर में भाई वीरेंद्र के सामने जितेंद्र यादव हों और भाई वीरेंद्र इतने मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं तो चर्चा तो होगी ही होगी। बख्तियारपुर में भी अरुण कुमार शाह की बात आई कि वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है। इसी तरीके से पालीगंज के भी जो उम्मीदवार थे उनके बारे में कहा जाने लगा कि ये तो अरवल के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक पालीगंज में इनको क्यों बुला लिया गया। मढ़ौरा की कहानी आपको पता ही होगी कि जिनको बुलाया गया वहां चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम, उनको कंस्टिट्यूएंसी का नाम भी पता नहीं था, और इसलिए उनका नॉमिनेशन उन्होंने किया और वो खारिज हो गया। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 15 और सीट पर इस फेज में, आज के फेज में, आज के दिन में एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है। अब उसमें एलजेपीआर का परफॉर्मेंस क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की कमजोर कड़ी होगी। वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पक्ष में जोरदार माहौल है, महिलाएं भारी संख्या में बाहर आई हैं, लेकिन एक बात को लेकर के ये भी कंफ्यूजन है कि युवा जो ज्यादा वोट देने बाहर निकले हैं उन्होंने किसको वोट दिया है, और इसलिए कुल मिलाकर के जो दोनों पक्ष है वो अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा मत प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा मत प्रतिशत प्रो इनकम्बेंसी का भी है। लेकिन मैं भी बिहार में था मैत्री, मुझे कहीं भी नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी नजर नहीं आई, इसलिए नीतीश कुमार जोरदार प्रदर्शन करेंगे इसकी उम्मीद मुझे भी है। पर बीजेपी किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी एलाइज किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप दूसरे फेज के चुनाव की बात करें तो महागठबंधन किस तरह की स्थिति में होगा ये बहुत कुछ निर्भर इस बात से भी करता है कि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वहां पर महागठबंधन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर आप महागठबंधन के परफॉर्मेंस को पिछले चुनाव के संदर्भ में देखें तो आप ये पाएंगे कि 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, 12 एनडीए के पक्ष में गया था, 15 सीटें एआईएम, माफ करिएगा, 5 सीटें एआईएमआईएम जीती थी और बाकी का 7 सीट महागठबंधन के पास गया था। तो क्या स्थिति उसी तरह की होने जा रही है क्या? साथ ही साथ सीमांचल के बाद हम कोसी की बात करें तो कोसी में भी एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो क्या ये परफॉर्मेंस का रिपीटेशन होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले फेज में जब वोटिंग हुआ तो ये दावा किया जाने लगा एनडीए के तरफ से कि मगध और शाहाबाद में एनडीए ने बेहतर किया है। अगर मगध और शाहाबाद में एनडीए बेहतर करती है और साथ ही साथ सीमांचल कोसी में भी एनडीए का परफॉर्मेंस पिछले बार की ही तरह रहता है तो यकीन मानिए ये कहा जाएगा कि एनडीए का एज होगा। लेकिन आज दूसरे फेज का वोटिंग होना है, दूसरे फेज के वोटिंग के बाद बहुत सारे ट्रेंड्स ये बता सकेंगे
कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि दोनों तरफ से वादे जबरदस्त हुए हैं। नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है, इसलिए 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ता है। ये बात जी सही साबित होता हुआ मालूम पड़ता है बिहार की जमीन पर कि नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमान का भी एक तबका है जो कि वोट कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग डिबेट करते थे, लोगों से बात करते थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे सामने होते थे, इस तरह की बातें की जा रही थी कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम्स कंसोलिडेटेड होकर के महागठबंधन के ही पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन ऐसा मैंने बेगूसराय में भी नहीं देखा, मटिहानी में नहीं देखा, अन्य विधानसभा में नहीं देखा। मुस्लिम का एक तबका है जो नीतीश कुमार का प्रशंसक है, और नीतीश कुमार भी कई सभाओं में घूमते हैं तो कहते हैं कि हमने आपके लिए कब्रिस्तान को घेरा, मदरसे के शिक्षक को बेहतरीन पेमेंट किया, मतलब उनका जो सैलरी था वो सामान्य शिक्षकों के बराबर किया, और इस तरीके से उनको सम्मानित किया। और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं एनडीए के, और खास तौर पर बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उससे लाभान्वित सब लोग हुए हैं। तो बिहार सरकार द्वारा चलाई हुई योजना हो या एनडीए द्वारा चलाई हुई योजना हो, इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो एनडीए के पक्ष में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जी उम्मीदवार का सिलेक्शन एलजेपीआर के द्वारा जो किया गया फर्स्ट फेज में, वो बहुत अच्छा नहीं माना गया। सेकेंड फेज में उनके उम्मीदवार किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, और साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और साथ ही साथ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो इनर टसल वहां भी है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है, आरजेडी सीपीआई आमने सामने है। एक सीट पर कुल 6 सीटें आईपी ऐसी गुप्ता की पार्टी और महागठबंधन के ही घटक दल आमने सामने हैं। तो कौन मारेगा बाजी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही नहीं है, वहां पर जनसुराज भी एक फैक्टर है। मुझे नहीं पता जनसुराज कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन पहले फेज में कई सीटों पर जनसुराज इफेक्टिव थी, जबरदस्त लड़ाई लड़ रही थी। तेरिया बरियारपुर में मैंने देखा कि जनसुराज के उम्मीदवार काफी ताकतवर हैं। हमने देखा तेगड़ा में भी आरएन सिंह जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने देखा दरभंगा में भी जो रिटायर्ड डीजीपी हैं जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने देखा मुजफ्फरपुर में एके दास भी जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस फेज में देखिए रितेश पांडे किस तरह का चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर यह दिखाई पड़ता है कि जनसुराज बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। जीत में तब्दील हो ना हो, लेकिन एक फैक्टर तो जरूर दिखाई पड़ती है, मतदाताओं का रुझान उधर दिखाई पड़ता है। इससे ज्यादा असर एनडीए पे पड़ेगा या महागठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि पहले फेज में कहा जा रहा था कि जनसुराज एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि जनसुराज महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और यही बात कहा जा रहा है कि जनसुराज और एमआईएम मिल करके अगर सीमांचल में ज्यादा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाते हैं तो पहले फेज में एनडीए को नुकसान, दूसरे फेज में महागठबंधन को नुकसान, तो ये दोनों फैक्टर संतुलित हो जाएंगे। और जब दोनों फैक्टर संतुलित होंगे फिर उस केस में किसकी सरकार बनेगी, ये उत्सुकता और बढ़ गई है। जितने भी पोलस्टर हैं, एनालिस्ट हैं, उनको एनालाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।